नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, कल हमने रिसर्च के अंतर्गत शोध के प्रकार पर चर्चा की थी, जो पार्ट 1 था। उसमें हमने प्रक्रिया के आधार पर शोध शोध कौन कौन से हैं, जिसमें हमने मात्रात्मक, गुणात्मक और मिश्रित को देखा था। ठीक है। इसके साथ साथ इन सब की एक साथ तुलना भी की थी। इसके बाद हमने उद्देश्य के आधार पर देखा था, जिसमें मौलिक शोध, प्रायोगिक शोध, क्रियात्मक शोध और इन तीनों का तुलनात्मक रूप से भी अध्ययन किया था। उपयोग के आधार पर भी हमने शोध के प्रकार देखे थे, जिसमें था विवेचनात्मक, विश्लेषणात्मक, अन्वेषणात्मक और नियामक यानी नॉर्मेटिव शोध को हमने देखा था। ठीक है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो पार्ट 2 है, शोध के प्रकार से संबंधित पार्ट 2 है। इसमें हम कुछ और शोधों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, इसमें आज का जो लेक्चर में पहला शोध है, यानी कि 11वें नंबर पर, वो आपका क्षेत्रीय शोध यानी फील्ड रिसर्च। इसको देखते हैं। क्षेत्रीय शोध वह प्रकार का शोध होता है जिसमें डेटा और जानकारी वास्तविक परिवेश या स्थल से एकत्रित की जाती है। ठीक है। यानी एक शोधकर्ता होता है, जहाँ से उसे जानकारी चाहिए वो डायरेक्ट जाता है। इसमें शोधकर्ता किसी क्षेत्र, समुदाय या समूह में जाकर यानी खुद जाकर अपने शोध के उद्देश्यों के लिए जानकारी प्राप्त करता है। तो इसमें यही आपका इम्पोर्टेंट है कि एक आपका शोधकर्ता है जो परिवेश या स्थल में जाकर के डाटा कलेक्शन करता है या जानकारी इकट्ठा करता है। इसकी विशेषताएं अगर देखें तो शोधकर्ता वास्तविक परिस्थितियों में जाकर अध्ययन करते हैं। यह शोध प्रायः साक्षात्कार, सर्वेक्षण और अवलोकन के माध्यम से किया जाता है। इसमें शोधकर्ता समुदाय के बीच रहते हुए उनके व्यवहार और जीवन शैली समझने की कोशिश करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक शोधकर्ता है, वो गांव जाता है, गांव के लोगों के बीच रहता है और उनके व्यवहार और जीवन शैली से संबंधित जानकारी इकट्ठा करता है। उदाहरण के लिए, किसी ग्रामीण इलाके में शिक्षा के स्तर का अध्ययन खुद जाकर के करना, शहरी इलाके में जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण खुद जाकर करना, आदिवासी समुदाय की सामाजिक संरचना का अध्ययन वहाँ के लोगों के पास जाकर के करना। महत्व की बात करें तो वास्तविकता पर आधारित है। यह शोध वास्तविक परिस्थितियों में किया जाता है, जिससे अधिक सटीक और प्रामाणिक परिणाम प्राप्त होते हैं। यानी कि हम खुद जाकर के, एक शोधकर्ता खुद जाकर के अनुभव करता है उस चीज़ को। समाज की गहराई से समझ, शोधकर्ता समुदाय की वास्तविक स्थिति और मुद्दों को समझने में सक्षम होते हैं। नीति निर्माण, यह शोध सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए नीतियों और योजनाओं को मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसके बाद अगला शोध है प्रयोगात्मक शोध। प्रयोगात्मक शोध में शोधकर्ता किसी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए नियंत्रण वातावरण में प्रयोग करते हैं। इसका उद्देश्य कारण और प्रभावों के बीच संबंधों को स्थापित करना होता है। शोधकर्ता एक प्रयोगात्मक सेटअप तैयार करता है। इसमें 2 समूह होते हैं, एक प्रयोगात्मक समूह और एक नियंत्रण समूह। शोधकर्ता परिकल्पना के आधार पर प्रयोग करता है और परिणामों का विश्लेषण करता है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे 2 चर होते हैं। एक चर x मान लेते हैं, एक चर y मान लेते हैं। जैसे मान लो कि x चर है और हम देखना चाहते हैं कि वर्षा और फसल का क्या संबंध है। तो एक तरफ x मान लो फसल हो गई या वर्षा हो गई, y आपका फसल हो गई। तो अगर वर्षा में प्रभाव पड़ेगा, यानी वर्षा अगर अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है फसल भी अच्छी होगी, वर्षा अच्छी नहीं होगी तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। यानी इन दोनों में कैसा संबंध है? सीधा संबंध है। ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि एक प्रयोगात्मक समूह होता है और दूसरा एक नियंत्रण समूह होता है। इसके बाद है उदाहरण।
दवाओं के प्रभाव का परीक्षण करना, किसी नए शैक्षिक पद्धति की प्रभावशीलता का परीक्षण करना, मनोविज्ञान में विभिन्न उपचार विधियों का परीक्षण करना, ये उसके उदाहरण हैं। महत्व की बात करें तो कारण और प्रभाव का परीक्षण, यह शोध किसी कारण के प्रभाव का सटीक परीक्षण करता है। नवीन खोज नए उपचार, दवाइयाँ, तकनीकों के परीक्षण में सहायक है। नियंत्रण वातावरण, इसमें पर्यावरण और बाहरी कारकों को नियंत्रित किया जाता है जिससे सटीक परिणाम मिलते हैं। इसके बाद अगला है केस स्टडी। परिभाषा देखते हैं इसकी। केस स्टडी एक गहन और विस्तृत अध्ययन होता है, ठीक है, यानी किसी समस्या का या किसी घटना का एक गहन अध्ययन या विस्तृत अध्ययन करना केस स्टडी होता है, जिसमें किसी व्यक्ति, समूह, घटना या प्रक्रिया की विशेष परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति, समूह, घटना व प्रक्रिया का गहन और विस्तृत अध्ययन करना केस स्टडी कहलाता है। इसका उद्देश्य किसी विशिष्ट मामले के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त करना है। दोस्तों, आपको गहन शब्द याद रखना है, गहन या गहरी एक ही बात है। तो किसी भी विषय को लेकर के उसका गहन या गहरा अध्ययन करना आपका केस स्टडी है। विशेषताओं की बात करें तो यह किसी विशिष्ट मामले या घटना का गहन विश्लेषण करता है। इसमें साक्षात्कार, अवलोकन और दस्तावेजों का अध्ययन किया जाता है। शोधकर्ता यह समझने की कोशिश करता है कि उस विशिष्ट मामले में क्या कारण और क्या परिणाम हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए किसी कंपनी के विपणन रणनीतियों का अध्ययन, किसी व्यक्ति या समूह के मनोवैज्ञानिक व्यवहार का अध्ययन, शिक्षा प्रणाली में किसी विशेष स्कूल के तरीके का विश्लेषण करना। महत्व की बात करें तो गहरी जानकारी प्राप्त करना, यह शोध किसी विशिष्ट मामले के बारे में गहरी और विस्तृत जानकारी प्राप्त करता है। विशेष परिस्थितियों की समझ, यह विशेष स्थितियों और उनके प्रभावों को समझने में मदद करता है। नीतियों और योजनाओं, तो केस स्टडी से निकाले गए निष्कर्ष नीतिगत और व्यवस्थागत सुधार के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इसके बाद है ऐतिहासिक शोध यानी हिस्टोरिकल रिसर्च। तो ऐतिहासिक शोध का उद्देश्य अतीत की घटनाओं, परिघटनाओं और प्रक्रिया का अध्ययन करना है। यानी अतीत में जो घटनाएं हो चुकी हैं या कोई परिघटनाएं हो चुकी हैं उन और या प्रक्रिया का अध्ययन अतीत में करना होता है। ये पुराने दस्तावेजों, साक्षात्कारों और ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करता है। विशेषता की बात करें तो पुराने दस्तावेज, लेख और साक्षात्कार का अध्ययन, ऐतिहासिक घटनाओं और व्यक्तियों के जीवन की पुनरावृत्ति, अतीत के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान घटनाओं का विश्लेषण करना। उदाहरण, स्वतंत्रता संग्राम के समय ऐतिहासिक दस्तावेजों का अध्ययन करना। भारतीय समाज में उपनिवेशी शासन यानी कि जब भारत गुलाम था, ठीक है, अंग्रेज़ों के गुलाम में था, या जो मुग़ल हमारे देश में आए थे उनके अधीन था या गुलाम था, तो वो उपनिवेशी शासन था। तो उसके प्रभावों का विश्लेषण करना भी आपका ऐतिहासिक अध्ययन होगा। इसके अलावा पुरानी सभ्यताओं के विकास और उनका अध्ययन करना, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता आदि कुछ सभ्यताएं हैं जिनके विकास और उनका अध्ययन करना। महत्व की बात करें तो इतिहास से सीख, ऐतिहासिक शोध समाज के अतीत को समझने में मदद करता है और वर्तमान तथा भविष्य के लिए महत्वपूर्ण पाठ प्रदान करता है यानी सीख प्रदान करता है। संस्कृति का संरक्षण, यह सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करता है। नैतिक और राजनीतिक विचार, ऐतिहासिक घटनाओं से नैतिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके बाद अगला शोध है वो है आपका तुलनात्मक शोध यानी कंपैरेटिव रिसर्च।
तो तुलनात्मक शोध में दो या दो से अधिक तत्वों, समाजों, प्रणालियों या संस्कृतियों की तुलना की जाती है, यानी दो से अधिक तत्वों की तुलना की जाती है। इसका उद्देश्य विभिन्न घटनाओं के बीच समानताएं और भिन्नताएं पहचानना है। ठीक है, यानी जैसे हम दो समाज ले लें एक्स और वाई, तो हम इन दोनों में देखेंगे कि समानताएं कौन कौन सी हैं और भिन्नताएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो इसका जो ये इस प्रकार का जो अध्ययन होता है वो तुलनात्मक होता है। विशेषताओं की बात करें तो समान और विभिन्न पहलुओं की तुलना करता है। गुणात्मक और या मात्रात्मक डेटा दोनों का उपयोग किया जा सकता है। विभिन्न समाज, संस्कृतियों और प्रणालियों की तुलना करता है। उदाहरण के लिए भारतीय और अमेरिकी शिक्षा प्रणालियों की तुलना करना, पश्चिमी और भारतीय दर्शन में समानताएं और भिन्नताओं को देखना, दो देशों के आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करना। महत्व की बात करें तो समाज और संस्कृति की समझ। तुलनात्मक शोध से विभिन्न समाजों और संस्कृतियों की संरचना और कार्यप्रणाली की तुलना की जा सकती है। नियोजन और नीति निर्माण, यह विभिन्न देशों या समाजों की नीतियों के प्रभावों को समझने में मदद करता है। साक्षात्कार और अध्ययन, विभिन्न प्रणालियों के बीच अंतर को पहचानने के लिए भी ये उपयोगी होता है। इसके बाद है सांविधिक शोध यानी थ्योरेटिकल रिसर्च। तो सांविधिक शोध का उद्देश्य सिद्धांत, धारणाओं और अवधारणाओं का परीक्षण करना होता है। ठीक है, यह किसी विषय पर विचारधाराओं और सिद्धांतों के रूप में नई समझ विकसित करता है, जो भविष्य में अन्य शोधों के लिए आधार प्रदान करता है। यानी ये भी लगभग बेसिक रिसर्च की तरह होता है, यानी मौलिक शोध की तरह ही होता है। विशेषताएं, यह विचारधाराओं, सिद्धांतों या मॉडलों का अध्ययन करता है। दोस्तों बेसिक रिसर्च में क्या था कि सिद्धांत, मॉडल या विचारधाराओं का विकास होता है, नई विचारधाराओं का विकास होता है। लेकिन इसमें क्या है कि यह विचारधाराओं, सिद्धांतों और मॉडलों का अध्ययन करता है। विश्लेषणात्मक, समीक्षात्मक और व्याख्यात्मक दृष्टिकोण का पालन करता है। इसे सीधे किसी व्यवहारिक समस्या के समाधान के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए मस्तिष्क और चेतना के संबंध में सिद्धांतों का अध्ययन, भौतिकी के सिद्धांतों का परीक्षण, समाजशास्त्र में विभिन्न सामाजिक सिद्धांतों का विश्लेषण करना। महत्व की बात करें तो नवाचार, ये नए विचारों और सिद्धांतों के निर्माण में सहायक होता है। गहरी समझ, किसी क्षेत्र में गहरी और अधिक सूक्ष्म समझ प्रदान करता है। भविष्य के शोध का मार्ग, अन्य शोधों के लिए नए दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली का निर्माण करता है। इसके बाद है नैतिक शोध यानी इथनोग्राफिक रिसर्च। नैतिक शोध किसी समूह, समुदाय या संस्कृति के जीवन और उनके व्यवहार का गहन अध्ययन करने का तरीका है। ठीक है, तो ये भी देखो दोस्तों गहन अध्ययन ही है, लेकिन इसमें केवल समुदाय, समूह और संस्कृति के जीवन और उनके व्यवहार का गहन अध्ययन है, करने का एक तरीका है। इसमें शोधकर्ता किसी समुदाय के बीच में जाकर उनका अध्ययन करते हैं ताकि उनकी संस्कृति, आदतें, परंपराएं और जीवन शैली को समझ सकें। विशेषता की बात करें तो समुदाय में शोधकर्ता का सक्रिय रूप से भागीदारी रहती है। आदतों, परंपराओं और संस्कृति की गहरी समझ हो जाती है। मुख्य रूप से समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में ये उपयोगी है। उदाहरण के लिए आदिवासी समुदाय की जीवन शैली का अध्ययन, शहरी जीवन की सामाजिक संरचना का गहन विश्लेषण, एक संगठन के भीतर कर्मचारियों की संस्कृति का अध्ययन करना। महत्व की बात करें तो संस्कृति की गहरी समझ, यह किसी संस्कृति और समुदाय की वास्तविक स्थिति और
जीवन शैली को समझने में सहायक है। समाज में सुधार, यह समुदाय की समस्याओं और आवश्यकताओं की पहचान करने में मदद करता है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक योगदान, यह मानव जीवन और समाज के पहलुओं को समझने में गहरा योगदान करता है। इसके बाद है कार्योत्तर शोध यानी पोस्ट एक्शन रिसर्च। कार्योत्तर शोध वह शोध है जो किसी कार्य या क्रिया के बाद उसके परिणामों, प्रभावों और निष्कर्षों का अध्ययन करता है। इसे दोस्तों एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहते हैं। यह शोध विशेष रूप से किसी कार्य या प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद किया जाता है, ताकि यह समझा जा सके कि कार्य ने अपने उद्देश्यों को किस हद तक पूरा किया है और इसके परिणाम क्या रहे। इसे प्रारंभिक विश्लेषण या समाप्ति मूल्यांकन भी कहा जाता है। प्रारंभिक विश्लेषण या समाप्ति मूल्यांकन भी कहा जाता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि मान लीजिए कि किसी ए क्षेत्र है आपका, यहाँ पर मान लो बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो बाढ़ आने के बाद यानी बाढ़ जब समाप्त हो जाती है तो यह देखा जाता है कि जो प्रभाव पड़ा इस बाढ़ का, ठीक है, तो इस प्रभाव के आधार पर कारणों को जानने की कोशिश की जाती है कि आखिर इसके कारण क्या थे। यानी किसी कार्य के समाप्त होने के बाद प्रभावों के आधार पर कारणों को जानना, यह आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होता है। विशेषता की बात करें तो यह शोध कार्य या परियोजना के समाप्त होने के बाद किया जाता है। इसका उद्देश्य कार्य के परिणामों का विश्लेषण करना और यह पता लगाना होता है कि कार्य किस हद तक सफल रहा। इसमें कार्य के प्रभावों, समस्याओं और सुधारात्मक उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह शोध लंबी अवधि में किए गए कार्यों का विश्लेषण करने में सहायक होता है, खासकर जब कार्य का उद्देश्य सुधार और परिवर्तन या प्रभाव डालना होता है। उदाहरण की बात करें तो शैक्षिक कार्यक्रम का मूल्यांकन करना, स्वास्थ्य अभियान का मूल्यांकन करना, प्रशासनिक सुधार का विश्लेषण करना, ठीक है। महत्व की बात करें तो कार्य के प्रभावों का मूल्यांकन हो जाता है, सुधार और परिवर्तन भी लाया जा सकता है, किया जा सकता है, सिद्धांत और प्रक्रियाओं का विकास किया जा सकता है, संगठनात्मक सुधार किए जा सकते हैं व सामाजिक प्रभाव भी इससे बहुत अधिक पड़ते हैं। इसके बाद अगला रिसर्च है आपका दार्शनिक शोध यानी फिलोसॉफिकल रिसर्च। तो एक प्रकार का शोध है जो विचारों, मान्यताओं, मूल्यों, सिद्धांतों और अवधारणाओं का गहन अध्ययन करता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि दार्शनिक शोध में विचारों, मान्यताओं, मूल्यों, सिद्धांतों और अवधारणाओं का गहन अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य सत्य, नैतिकता, ज्ञान, अस्तित्व और अन्य मूलभूत प्रश्नों को समझने और उनके समाधान की दिशा में योगदान देना होता है। यह शोध प्रक्रिया मुख्य रूप से सैद्धांतिक होती है और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण पर आधारित होती है। दार्शनिक शोध की विशेषताओं पर बात करें तो इसकी जो प्रकृति है वह सैद्धांतिक है। यह किसी व्यवहारिक समस्या के समाधान से अधिक ज्ञान, सत्य और अस्तित्व के सैद्धांतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है। तर्क पर आधारित, इसमें तर्क, आलोचनात्मक सोच और विचारों की गहरी जांच शामिल है। गुणात्मक दृष्टिकोण, यह गुणात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है जिसमें अनुभव, मान्यताओं और विचारों का विश्लेषण किया जाता है। आध्यात्म और नैतिकता, दार्शनिक शोध अक्सर नैतिकता, नैतिक सिद्धांतों
और मानव जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं से संबंधित है। सार्वभौमिकता, इसका उद्देश्य सार्वभौमिक सत्य की खोज करना जो समाज, संस्कृति और समय से परे हो। दार्शनिक शोध के उद्देश्य होते हैं जैसे सत्य की खोज करना, मूलभूत प्रश्नों का उत्तर जानना, मूल्य प्रणाली का विश्लेषण करना, ज्ञान का विस्तार करना और आलोचनात्मक सोच विकसित करना। दार्शनिक शोध के भी कुछ प्रकार हैं, जैसे आपका है मेटाफिजिक्स। इसमें अस्तित्व और वास्तविकता के मूलभूत स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए कि ब्रह्मांड की प्रकृति और ईश्वर का अस्तित्व क्या है। एपिस्टेमोलॉजी, इसमें ज्ञान, विश्वास और सत्य का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए ज्ञान कैसे प्राप्त होता है और सत्य का स्रोत क्या है। नैतिकता यानी इथिक्स, इसमें नैतिक सिद्धांतों और मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसके अलावा तर्कशास्त्र यानी लॉजिक, सही और गलत तर्क की संरचना का अध्ययन करना। उदाहरण के लिए निष्कर्ष तक पहुंचने की प्रक्रिया। सौंदर्य शास्त्र यानी एस्थेटिक्स, इसमें कला, सौंदर्य, सुंदरता के मानदंडों का अध्ययन होता है। उदाहरण के लिए कला और सौंदर्य का महत्व। राजनैतिक दर्शन, इसमें पॉलिटिकल फिलॉसफी, इसमें समाज, राज्य और न्याय का अध्ययन होता है। उदाहरण के लिए आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। दार्शनिक शोध के कुछ उदाहरण हैं जैसे कि सत्य की खोज करना, नैतिकता की खोज, ज्ञान की खोज, अस्तित्व की खोज, सौंदर्य की खोज, ये सब दार्शनिक शोध के ही उदाहरण हैं। दार्शनिक शोध का महत्व है कि मानव जीवन की गहरी समझ विकसित होती है, मूल्य प्रणाली का विकास होता है, समाज में सुधार होता है। इसके अलावा आलोचनात्मक सोच बढ़ती है, शोध को आधार प्रदान करता है, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का नैतिक मूल्यांकन करता है। इसके बाद है आपका अनुदैर्ध्य शोध यानी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। इस प्रकार के शोध में किसी विषय, घटना या प्रक्रिया का लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है। इसमें शोधकर्ता समय समय पर एक ही समूह से डाटा एकत्र करता है। ठीक है, मान लीजिए कि समूह है आपका, एक ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ये 5 समूह हैं आपके, और हमने ये बनाया कि हम 5 वर्ष के बाद डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं 5 वर्ष के बाद एजुकेशनल से संबंधित डाटा कलेक्ट करेंगे। तो हमने 5 वर्ष में देखा कि यहाँ पे 50% साक्षरता है, यहाँ पे 51 है, यहाँ पे 52% है, यहाँ पे 53% है और यहाँ पे 54% है। ठीक है, इसके बाद हम फिर 5 साल बाद गए और हमने देखा कि ए वाले की 52 हो गई, इसकी 53, 54, 55 और 56। ठीक है, ऐसे फिर बढ़ गई। फिर हम 5 साल बाद गए, फिर हमने जा कर के देखा। यानी आप देख पा रहे हैं कि एक शोधकर्ता समय समय पर एक ही समूह से डाटा एकत्र करता है। ठीक है, एक ही समूह कहने का मतलब दोस्तों हमने थोड़ा मिस्टेक हो गया। मान लीजिए एक समूह आपका ए है, इसका 5 साल के बाद एजुकेशनल स्थिति देखना, इसके बाद 10 साल बाद देखना, इसके बाद 15 साल बाद देखना, इसके बाद 20 साल बाद देखना। तो समय अंतराल के बाद एक ही समूह से डाटा कलेक्ट करते रहना। विशेषताओं की बात करें तो ये समय के साथ होने वाले परिवर्तनों और प्रवृत्तियों का अध्ययन करता है। इसमें दीर्घकालिक अवधि जैसे वर्षों या दशकों भी शामिल हो सकते हैं। इसका उद्देश्य विकास, परिवर्तन और पैटर्न का अध्ययन करना होता है। उदाहरण के लिए बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का अध्ययन करना, किसी बीमारी के दीर्घकालिक प्रभाव का विश्लेषण, जनसंख्या में शिक्षा स्तर के बदलाव का अध्ययन करना। महत्व की बात करें तो यह दीर्घकालिक रुझानों को समझने में सहायक है। व्यक्तियों या समूहों के व्यवहार में समय के साथ होने वाले
परिवर्तनों का विश्लेषण भी करता है। इसके बाद अगला शोध है अनुप्रस्थ शोध यानी क्रॉस सेक्शनल, ठीक है, या इसे हम लैटिट्यूडनल भी कह सकते हैं। लैटिट्यूडनल, वो आपका लॉन्गिट्यूडनल था, ये आपका लैटिट्यूडनल है। इस प्रकार के शोध में किसी घटना या विषय का अध्ययन एक विशिष्ट समय अवधि में किया जाता है। दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल में क्या था कि हम एक ही समूह का अलग अलग समय अंतरालों पर अध्ययन कर रहे थे, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि एक विशिष्ट समय अवधि में ही किया जाता है। यह डेटा को एक बार में ही एकत्रित करता है। यह किसी विशिष्ट समय पर मौजूद स्थिति का अध्ययन करता है। इसमें विभिन्न समूहों या चर का तुलनात्मक विश्लेषण किया जा सकता है। यहाँ पे आ जाएगा कि जैसे ए समूह है, बी समूह है, सी और डी। अब इन चारों का हम अध्ययन करें शैक्षिक अध्ययन 2024 के अंतर्गत, तो ये आपका क्रॉस सेक्शनल होगा। ये त्वरित और लागत प्रभावी है। जाहिर सी बात है कि अगर हम एक साथ सब कुछ करेंगे एक ही समय पर तो वो लागत तो आएगी ही। उदाहरण, वर्तमान में किसी समुदाय की साक्षरता दर का विश्लेषण, किसी उत्पाद पर उपभोक्ताओं की वर्तमान संतुष्टि का अध्ययन, एक शहर के प्रदूषण स्तर का विश्लेषण करना। महत्व की बात करें तो ये त्वरित और कुशल डेटा संग्रहण प्रदान करता है, नीतियों और योजनाओं के निर्माण के लिए उपयोगी है। इसके बाद अगला शोध है आपका भावी शोध यानी प्रोस्पेक्टिव रिसर्च। इस शोध में शोधकर्ता भविष्य में होने वाली घटनाओं या प्रवृत्तियों की भविष्यवाणी करने के लिए डेटा एकत्र करता है, ठीक है, कि आज से 50 साल बाद क्या होगा, आज से 100 साल बाद क्या होगा, इसकी भविष्यवाणी करने के लिए डाटा कलेक्ट करना। विशेषता की बात करें तो ये संभावनाओं और संभावित घटनाओं का अध्ययन करता है। इसका उपयोग योजना और नीतियों को तैयार करने में होता है। इसमें पूर्वानुमान और संभावनाओं का विश्लेषण किया जाता है। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों का अध्ययन, किसी नए उत्पाद की मांग का पूर्वानुमान, किसी बीमारी के प्रसार को रोकने के उपायों का विश्लेषण करना। महत्व की बात करें तो यह दीर्घकालिक योजना बनाने में मदद करता है, नीतिगत निर्णय लेने में भी सहायक है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की क्षेत्रीय शोध, प्रयोगात्मक शोध, केस स्टडी, ऐतिहासिक शोध, तुलनात्मक शोध, सामविधिक यानी थ्योरेटिकल रिसर्च, नैतिक शोध यानी एथनोग्राफिक रिसर्च, कार्योत्तर शोध, दार्शनिक शोध, अनुदैर्ध्य शोध यानी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, अनुप्रस्थ शोध यानी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च और भावी शोध यानी प्रोस्पेक्टिव रिसर्च के बारे में आपसे चर्चा की, ठीक है दोस्तों। शोध के प्रकार का ये पार्ट 2 है, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का और इस वीडियो का जो PDF है उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, जहाँ से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।